गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 209। ये टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और इसमें होंगे मिश्रित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 209 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्राक्कलन समिति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्टीमेट कमेटी। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं वो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति से ही बनते हैं, स्टेट पीसीएस में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कृष्ण मेनन, जॉन मथाई, सरकरिया समिति या विमल जालान समिति? देखिए, प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, 1950 में। तो स्वतंत्रता के पश्चात जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी का गठन किया गया। तो विकल्प भी करेक्ट हो जाएगा। प्राक्कलन समिति पे कई बार चर्चा की है टेस्ट सीरीज में। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। लोकसभा संसद का एक निचला सदन है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा, जो कि संसद का एक उच्च सदन है, उसका कोई भी प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होता है। प्रारंभ में इस समिति में 25 सदस्य थे, बाद में बढ़ाकर 30 कर दिया गया और वर्तमान संख्या 30 ही है। इस समिति का कार्यकाल लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति की तरह 1 वर्ष का ही होता है। और इस समिति का कार्य क्या है? संसद में प्रस्तुत बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक व्यय में मित व्ययता का सुझाव देना। ये पहला पॉलिटी का हो गया। दूसरा हो गया एंशिएंट हिस्ट्री से। उत्तर वैदिक काल में महिषी का अर्थ क्या था? प्रतिहारी, भैंस, विदूषक, मुख्य रानी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की। देखिए, उत्तर वैदिक काल में महिषी का अर्थ मुख्य रानी, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रानियों का विवरण मिलता है, जिसमें महिषी का अर्थ मुख्य रानी था। अब ये तीसरा प्रश्न आ गया ज्योग्राफी का। कौन सा अफ्रीकी देश मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है? देखिए, यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा जा रही है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री। इसके थोड़ा सा ऊपर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये कर्क रेखा है। और दक्षिणी गोलार्ध में चले जाओ तो यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा। इंग्लिश में ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गई इक्वेटर लाइन, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब भारत की स्थिति कहाँ पर? भारत की स्थिति यहाँ पर। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उस पर भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनाए गए। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है वो भी इम्पोर्टेंट है। नीचे मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो किन किन देशों से होकर गुजरती है उसको याद रखिए। जिससे नहीं गुजरती तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेडागास्कर से होकर गुजरती है, पराग्वे से होकर गुजरती है, मोजाम्बिक से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती तो सोमालिया से होकर। और तीनों रेखाएं याद रखनी है आपको वैश्विक स्तर पर, और कर्क तो याद हो ही गई होगी राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, मकर रेखा पर अवस्थित जो देश हैं वो हैं अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, ब्राज़ील, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना और नामीबिया। सोमालिया है कहीं? नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। साइंस का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? फाउंटेन पेन का आविष्कारक, बल्ब का आविष्कारक, टाइपराइटर का आविष्कारक, टेलीविज़न का आविष्कारक। तो बल्ब तो थॉमस अल्वा एडिसन का, एडिसन सही लिखा है। टाइपराइटर सॉल्स, ये भी करेक्ट है। टेलीविज़न वेयर्ड, जॉन लोगी वेयर्ड, ठीक है। फाउंटेन पेन स्कूल में आपने पढ़ा होगा, वाटरमैन होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है? रॉबर्ट वॉटसन, तो गलत है, पहला ही आंसर है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? वाटरमैन, ना कि रॉबर्ट वॉटसन। एनवायरमेंट इकोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 5। सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध है बाघ बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन,
चिपको आंदोलन या वन्य जीव संरक्षण से? आसान सा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा एक गांधीवादी पर्यावरणविद हैं। इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था उत्तराखंड के चमोली जिले में। नंबर 6 पर आ जाइए। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये 23 के एंड में होगा, नवंबर में, और ये होगा दुबई में, यानी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर से। तो वर्ष 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी करंट अफेयर्स का है। 7 जनवरी नहीं है वो, क्वेश्चन नंबर 7 है। जनवरी 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया और इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि डेनमार्क सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो गया। वैसे यूरोपियन कंट्री है, भ्रष्ट होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, शीर्ष स्थान मतलब इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे कम भ्रष्ट है, जो कि करेक्ट है। और 180 देशों को रैंकिंग दी गई है इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में। भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि गलत है। भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का जो स्कोर है वो कितना है? मात्र 40। अब यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया तीसरा वाला, तो जहाँ जहाँ 3 है वो तो होगा नहीं, केवल 1 और 2 इसका आंसर। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, बी है इसका आंसर। देखिए, इस सूचकांक में भारत जो है वो गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मैसिडोनिया, सूरीनाम, ट्यूनीशिया के साथ संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर है, न कि 90वें स्थान पर। और इन सभी का संयुक्त स्कोर कितना है? मात्र 40। इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है और डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर है, सबसे कम भ्रष्ट है क्योंकि उसका स्कोर है बहुत अच्छा, 90। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के परिणाम घोषित किए गए। आपको बताना है कि इन परिणामों में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ, और ये परिणाम घोषित किए गए थे 30 जनवरी को। और इन परिणामों में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी याद रखिएगा। तो 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में मानस खंड विषय पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया और अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है, लेकिन चूंकि यूपी का एग्जाम है तो तीसरा इसका याद रखिए और पहला याद रखिएगा, दूसरा छोड़ दो। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का जो पुरस्कार मिला वो मिला पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी को, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। पहली बात तो यही अपने आप में प्रश्न है कि पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो पटना पक्षी विहार बिहार में नहीं है, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ये? यह है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के जिला एटा। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अकबरनामा के लेखक, आसान सा प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अबुल फजल इसका आंसर है। हुमायूं नामा पूछ लेता तो गुलबदन बेगम। तो अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। तिलैया परियोजना जिस नदी से संबंधित है उस नदी का नाम बता दीजिए। चंबल, महानदी, बराकर, रामगंगा। यह है बराकर रिवर पर, बी। तो तिलैया परियोजना बराकर नदी से संबंधित है और यह झारखंड राज्य में बहती है, बराकर नदी। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
112 वार्षिक वित्त विवरण की बात हो रही है, धन विधेयक की नहीं। तो भारतीय संविधान में वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना? बहुत ही बुरा है, 161वां है। और 22 में अगर पूछ ले तो 150वां, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है 161वां। देखिए, पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा 180 देशों में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण कर जारी की गई रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 161वें स्थान पर है और भारत में प्रेस की आज़ादी बहुत गंभीर स्थिति में है। 180 देशों के इस सूचकांक में भारत का स्कोर कितना? मात्र 36.62 और भारत का स्कोर ये है और भारत का स्थान बनता है 161वां। वर्ष 2022 में भारत का रैंक था 150वां, यानी 22 में कुछ ठीक भी था, 11 अंक खराब हो गया। बाकी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 मई को, और इस दिवस के उपलक्ष्य में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित किया जाता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। यह है प्रश्न इंडियन पॉलिटी का, 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से ढूंढना है। संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है क्या? और प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानून प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित है। देखिए, बिल्कुल भारत के संविधान का अनुच्छेद 19, यहाँ 18 17 कुछ लिखता तो गलत हो जाता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट और यही अपना आंसर है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 19 1 का ए है ये। देखिए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, इसलिए गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट। लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19 1 ए के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है क्या? सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संरक्षित नहीं है भारतीय कानूनी प्रणाली के द्वारा। कभी कभी समाचारों में दिखाई देते हैं चकमा और हाजोंग समुदाय, किस राज्य से संबंध है इनका? ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, यानी अरुणाचल प्रदेश में। बी है इसका आंसर। मिजोरम होता तो करेक्ट हो जाता, त्रिपुरा भी करेक्ट है, असम नहीं है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग जो समुदाय हैं वो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए प्रवासी हैं। मिजोरम और साथ ही त्रिपुरा में बौद्ध चकमाओं की बड़ी आबादी है, जबकि हिंदू हाजोंग ज़्यादातर मेघालय के गारो हिल्स एवं आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट ही हो गया। अगर वहाँ ऑप्शंस मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों में से अरुणाचल है, तो अरुणाचल ही करेक्ट होगा, बी है आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अगर पूछ ले भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की थी तब? देखिए, भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक ही बात है। अगर इस तरह से पूछ लेगा तब भी आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है ये? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो इम्पोर्टेंट है प्रश्न, बहुत पूछा गया एग्जाम में। भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी ये अपने आप में प्रश्न है, 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो 3 प्रश्न यहाँ बनते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बता दीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। कब की थी? 1905। ये पूछा गया है प्रश्न 1903 में, 4 में, 5 में, 7 में, इस तरह से। अयोध्या लेख का संबंध किससे? एंशियंट हिस्ट्री का प्रश्न है। अशोक, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र, शुंग किससे है? पुष्यमित्र शुंग से। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अयोध्या लेख का संबंध पुष्यमित्र शुंग से है, जिसमें 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हरित पहल संबंधित है किससे? वृक्षारोपण से, वायु प्रदूषण निवारण से, सामुदायिक उद्यान की स्थापना से, या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर डी, हरित पहल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जो हरित पहल है उसका संबंध है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक मिसमैच है, सही सुमेलित नहीं है। नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, शेषचलम तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम। नोकरेक मेघालय में एग्जाम में बहुत पूछा गया, मानस तो फेवरेट है असम में, शेषचलम है आंध्र प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम सही है। सी है आंसर जो इनकरेक्ट है। तो शेषचलम की पहाड़ियाँ जो हैं वो पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला हैं जो दक्षिण भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में विस्तारित हैं, और इसी पहाड़ी पर है तिरुपति का मंदिर। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें या जैव मंडल रिजर्व की बात करें तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाटों के शेषचलम पर्वतमाला में स्थित है। यहीं पर शेषचलम जैव मंडल रिजर्व का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 4755.9 वर्ग किलोमीटर। शेषचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इसी हिल्स पर बना दिया बायोस्फीयर रिजर्व, तो नाम भी पड़ गया उसका शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व। इसे वर्ष 2010 में भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था, और इसमें लाल चंदन की लकड़ी का बड़ा भंडार है। हो गए 20। तो ये 20 मिश्रित प्रश्न थे, हर सब्जेक्ट से एक एक, 2 या 3 करंट अफेयर्स के भी थे, 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सभी की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, जिसमें मिलेंगे आपको 140 क्वेश्चन। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।